Next topic in the first chapter, basic concept of chemistry, that is a solutions concentrations. So before we start discussions of this topic, let me tell you one thing. देखो अगर आप if you look around, around you, you'll notice that के hardly we are using a pure substances. Most of the substances that we are using are in basically a mixture form. Air का example ले लो, so that is an O2 and N2, like that. Water having so many mineral dissolves and other gases and as such. Okay. तो ज़्यादातर जो भी हम लोग इवन डे टू डे लाइफ में भी जो हम लोग जो कंपाउंड्स या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर तो मिक्सचर्स ही होगा. इट इज़ मोस्टली द मिक्सचर्स. ठीक है. सो ऐसे मिक्सचर्स में ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर. तो यहाँ से ही कुछ हम लोगों ने एक टर्म डेवलप कर दिया, दैट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशंस, जो हमें बताता है कि भाई एक पर्टिकुलर कंपाउंड का कितना क्वांटिटी है इन द अदर कंपाउंड्स. सो वी बेसिकली डिवाइड द टू कंपाउंड्स इन टू डिफरेंट ग्रुप्स. वन ऑफ द ग्रुप इज नोन एज अ सॉल्यूट और एक ग्रुप को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, जो आप जानते हैं कि भाई सोल्यूशन इज बेसिकली नथिंग, इट इज अ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. वन ग्रुप ऑफ अ कंपाउंड बेयरिंग वन प्रॉपर्टी, एक तरह का उसके पास प्रॉपर्टी होगा तो उसे हम लोग सॉल्यूट में रखते हैं और दूसरे को सॉल्वेंट में रखते हैं. ऐसे कोई खास क्राइटेरिया तो है नहीं कि उसको ही सॉल्यूट में लेना चाहिए, उसको ही सॉल्वेंट में लेना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसा कुछ बेसिक्स निकाल कर रखा है कि जिसके मोल्स कम हो मिक्सचर्स में, जिसके मोल्स कम हो उसको ज़्यादातर हम लोग सोल्यूट मान के ले लेते कि भाई ओके दिस इज टू बी टेकन एज अ सोल्यूट. ठीक है. और एक दूसरा ये क्राइटेरिया हम लोगों ने फिक्स करके रखा हुआ है कि भाई ड्यूरिंग द मिक्सिंग, ड्यूरिंग दैट सोल्यूशन प्रिपरेशन, द वन दैट डज नॉट अंडरगो द फेज चेंज. जैसे आप देखो NaCl आप पानी में डालो, जस्ट ऐड NaCl इनटू द वाटर, तो वाटर बिफोर एंड आफ्टर जस्ट इन अ liquid state only, but NaCl before solid, after dissolutions it is basically the ionized one, dissociated one, and that is in a liquid phase. तो ऐसे जो अपना फेज चेंज कर लेता है, उसे हम लोग सोल्यूट में रखते हैं. वैसे कोई क्राइटेरिया तो है नहीं. यहाँ पे ये बात नहीं है कि कौन सोल्यूट कौन सॉल्वेंट, यहाँ पे ये बात यह है कि कॉन्सेंट्रेशंस कैसे फाइंड आउट किया जाए. तो पहले तो कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, जैसे मैंने मेंशन किया, देख लो थोड़ा. दैट इज अ सोल्यूट्स क्वांटिटी दैट इज प्रेजेंट इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस क्वांटिटी. कितना सोल्यूट सॉल्वेंट में, या दोनों वैलिड वे है, दोनों वैलिड मेथड्स है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है इन गिवन सॉल्वेंट और गिवन सॉल्यूशंस. सो दैट इज नोन एज अ कॉन्सेंट्रेशंस. ठीक है. देखो जब हम लोग सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना तो वी ऑलवेज रिफर टू द होमोजेनियस मिक्सचर्स, वी ऑलवेज रिफर टू द यूनिफॉर्म मिक्सचर्स. तो इट इज़ अ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होमोजेनियस मिक्सचर्स होगा, वो यूनिफॉर्म मिक्सचर ही होना चाहिए. यूनिफॉर्म का मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि एक बार सॉल्यूशंस रेड ये हो जाने के बाद में, समझो यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ यूनिफॉर्म. एक बार समझो आपने सॉल्यूशंस रेडी कर दिया, दैट इज अ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. मान लो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपने रेडी कर लिया. अब आप अलग अलग कॉर्नर से उसका सैंपलिंग करते हो. समझो यहाँ से आपने कुछ सैंपल बाहर निकाला और आपने ए का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू द बी कैलकुलेट किया या फाइंड आउट किया लैब में जाके. यहाँ से आपने ऐसे ही किया, यहाँ से भी आपने ए का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू द बी किया. तो व्हेन यू टेक द सैंपल्स फ्रॉम द डिफरेंट कॉर्नर्स of the solutions and if find out the amount of A with respect to the B and if you come to the same conclusions कि भाई हर बार मुझे रिजल्ट एक ही मिल रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, सच a solution is referred as a uniform और यूनिफॉर्मली मिक्स्ड सॉल्यूशंस. ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग यूनिफॉर्म. तो पूरा सॉल्यूशन जब भी आपको टर्म सॉल्यूशन दिखाई देना, मतलब मान लेना कि इट इज अ होमोजेनियस एज वेल एंड इट इज अ यूनिफॉर्म एज वेल. तो यूनिफॉर्म सॉल्यूशंस की बात होगी. ठीक है. अलग अलग फील्ड ऑफ केमिस्ट्री या साइंस के लिए आपको अलग अलग तरीके की जरूरत पड़ती है. ऐसा नहीं है कि भाई एक यूनिक वे है उसे से दिखा दो कि भाई दिस इज द वे वी प्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस ऑफ सो एंड सो क्वांटिटी. वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कुछ यहाँ पे मेथड्स डेवलप किए गए कि समझो कोई फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है, या समझो कि केमिस्ट्री लैब है जैसे आपकी स्कूल की लैब है. तो हर जगह पे अलग अलग मेथड्स का इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे मेथड्स है. फॉर एग्जांपल से अगर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें, जहाँ पे एयर में आपको पोल्यूशंस या फिर वाटर में पोल्यूशंस आपको मेजर करना है, तो वहाँ पे पोल्यूटेंट की क्वांटिटी बहुत कम होगी. तो कोई हमें ऐसा मेथड चाहिए जहाँ पे बहुत कम कॉन्सेंट्रेशंस या बहुत कम सोल्यूट अगर क्वांटिटी में होगा तो उसके साथ में भी काम किया जाए. फार्मास्यूटिकल में जाए तो ज़्यादातर वहाँ पे आपको इंटरेस्ट होगा कि भाई एक कंपाउंड परसेंटेज में कितना है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर कंपाउंड है, तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज मेथड का काम आएगा.
तो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग मैथड्स होती है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो इन सच ए केस आई मीन दिस आर द वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशंस। परसेंटेज W by W का मतलब लेना है वेट बाय वेट, W फॉर वेट, सो दैट इज अ वेट बाय वेट। V का मतलब लेना है वॉल्यूम, कभी कभी हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिखाते हैं, देन इट्स अ वेट बाय वॉल्यूम जो ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देन इट इज अ ppm और ppb जिसे हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। जहां पे कॉन्सेंट्रेशंस बहुत कम हो तो हम लोग ऐसे मेथड के लिए चले जाते हैं। देन देयर आर सेवरल अदर्स मेथड्स आल्सो विच आर मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी। ये तीनों जो है ये ज्यादातर हम लोग एसिड बेस जो कैलकुलेशंस करते हैं उसके लिए हम लोग ज्यादा ये प्रीफर करते हैं, जहां पे आपको एसिड का स्ट्रेंथ के साथ में काम करना हो, कुछ pH निकालना हो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे ये मेथड्स थोड़ी ज्यादा यूजफुलनेस है। तो हर मेथड का अपना इंपॉर्टेंस है, हमें सारे मेथड्स आनी चाहिए। सिर्फ मेथड्स नहीं आनी चाहिए, हमें ये भी आना चाहिए कि हाउ टू स्विच ओवर फ्रॉम वन मेथड टू द अनदर वन। समझो आपको मोलारिटी दिया, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट कहता नहीं मुझे रिजल्ट परसेंटेज वेट बाय वेट में चाहिए, तो ये आपको आना चाहिए कि यहाँ से यहाँ कैसे जाया जाए। इसी तरह से समझो ये दिया और आपको यहाँ पे जाना है, तो आपको ये भी आना चाहिए कि हाउ टू स्विच ओवर फ्रॉम दिस W by W टू द मोलालिटी। अब जिसको ये आ गया मतलब आप थ्रू है कॉन्सेंट्रेशंस पार्ट में, आपका ये टॉपिक एकदम थ्रू है। तो उसके लिए पहले ये क्लास में सिर्फ बेसिक्स क्लियर करेंगे, थोड़े थोड़े डेफिनेशन से फेमिलियर होंगे, छोटे छोटे एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है। तो एक के बाद एक लिख लेते हैं और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो पहला जो दिया गया है दैट इज अ परसेंटेज W by W, परसेंटेज W by W। देखो ये पूरा डिस्कशंस में राइट नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट कि द मिक्सचर इज अ बाइनरी मिक्सचर्स। कैसा मिक्सचर्स है? बाइनरी मिक्सचर्स है। बाइनरी मिक्सचर्स का मतलब लेंगे आप कि उसमें सिर्फ एक सोल्यूट और एक ही सॉल्वेंट है। यू हैव जस्ट वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। कोई मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो से ही आप काम चला लेंगे, दैट इज वन इज अ सोल्यूट एंड सेकंड इज अ सॉल्वेंट। बाइनरी मिक्सचर्स करके चला लेंगे। ज्यादातर ये नॉमेनक्लेचर ज्यादा यूज होता है कि जो सॉल्यूट होता है उसको A दिखा दो और जो सॉल्वेंट पार्ट है उसको आप B दिखा दो, तो थोड़ा समझने में, थोड़ी इक्वेशन लिखने में थोड़ी इजी हो जाता है, ठीक है। बाकी कोई खास बात नहीं है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट, ये तो परसेंटेज अगर आपने केमिस्ट्री के आगे के लेक्चर्स फॉलो किए तो आपको मालूम होगा कि कैसे परसेंटेज दिया जाता है। तो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट, दैट इज अ परसेंटेज कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। तो परसेंटेज W by W मतलब डिफाइंड किया जाता है कि भाई किसका परसेंटेज। तो हमें तो सोल्यूट के परसेंटेज में इंटरेस्ट है, सो वी से दैट परसेंटेज W by W ऑफ अ सोल्यूट। अब यहाँ पे मेरा सोल्यूट मैंने बाइनरी मिक्सचर में A लिख के रखा, तो परसेंटेज W by W ऑफ A इज इक्वल टू, मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा दैट इज अ मास ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब ये सोल्यूट हो गया ना, तो मास ऑफ A मतलब A कौन हो गया मेरा? दैट इज अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ किसका भाई? टोटल मास, दैट इज अ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस। अब परसेंटेज है तो इसमें तो कोई ओपिनियन दूसरा है नहीं कि भाई इट हैज टू बी मल्टीप्लाई विद 100। थोड़ा सिंबॉलिक वे में काम कर ले तो हम लोग कहेंगे कि भाई परसेंटेज W by W, परसेंटेज W by W किसका? सोल्यूट का। सोल्यूट A दिया है, इट इज इक्वल टू से मास ऑफ A और वेट ऑफ A, उसको सिंबल से दिखाते हैं, चलो WA डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन में कौन रहेगा? सोल्यूट भी रहेगा प्लस सॉल्वेंट भी रहेगा, तो A का भी मास और B का भी मास मल्टीप्लाई बाय व्हाट? इट इज 100। तो ये एक उसका डेफिनेशन हो गया कि भाई ओके अमाउंट ऑफ A दैट इज अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशंस, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन बहुत ही ज्यादा आपको काम में आने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट बी गिवन विद द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस। आपको सॉल्यूशंस का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है, तो हम उसको मान लेते हैं कि लेट्स टेक दैट का अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज 100। अब ज्यादातर आप ये जो वेट जो डील करेंगे वो आप ग्राम में ही काम करने वाले हैं। यहाँ पे सारा वेट किस में मेंशन किया जाएगा, मास किस में मेंशन किया जाएगा, दैट इज ऑलवेज इन ग्राम। आप ग्राम में ही काम करने वाले, तो हम भी ग्राम में काम कर देंगे। समझो आपको एक सोल्यूशन ऐसे दिया गया कि समझो इट इज गिवन दैट इट इज अ 5%, इट इज अ 5% NaCl ओके इन वाटर, मतलब NaCl का एक्वस सॉल्यूशंस आपको बताया गया, दैट्स अ 5% NaCl इन वाटर। तो उसका मीनिंग क्या माना जाएगा? इसको ऐसे माना जाएगा कि भाई इट मींस दैट कि आपका 5 ग्राम NaCl होगा। 5 ग्राम NaCl कितने में होगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। देखो डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है, 100 ग्राम
सॉल्यूशंस में होगा। तो मीनिंग ऑफ 5% NaCl इज तो 5% प्रेजेंट इन 100 ग्राम। पुट करके देखो 5 डिवाइडेड बाय 100, मास ऑफ ए सॉल्यूशन इज 100, मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल, आपका आ गया 5%। सो दैट इज 5 ग्राम NaCl डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। ये इस तरह से अगर आप दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पे 95 ग्राम वाटर मतलब सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट कितना होगा यहाँ पे 95 ग्राम। तो इस तरह से सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं। हाँ, कभी यहाँ पे एक थोड़ा केयर करना पड़ता है कि हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल में स्पेसिफाई करके दिया हो सॉल्यूशंस की क्वांटिटी, लेकिन हो सकती है कि सॉल्यूशंस की क्वांटिटी आपको मास में ना दी हो, वेट में ना दी हो। सपोज इट इज गिवन इन अ वॉल्यूम, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसके साथ में ऑलवेज आपको डेंसिटी दिया जाएगा। तो अगर डेंसिटी दिया जाएगा तो आप बिल्कुल उसको कन्वर्ट कर दो और लिख लो। जैसे कि आपको बोला गया कि भाई ऐसे बोला गया कि भाई समझो आपने 10 ग्राम, समझो 10 ग्राम HCl, सपोज 10 ग्राम HCl इन 100 ml सॉल्यूशन, इसमें इन 100 ml सॉल्यूशन दिया और आपको बोला गया परसेंटेज W/W निकालो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले लिख लो कि भाई ये हमारा मतलब A हो गया, ठीक है, दैट इज A। तो मुझे चाहिए परसेंटेज W/W, सॉरी इट इज अ परसेंटेज W/W ऑफ मुझे HCl चाहिए। तो HCl का मास कितना है, दैट इज 10 है, ठीक है। सो दैट इज HCl's मास, तो मैं ऐसे कहूंगा WHCl डिवाइडेड बाय W सॉल्यूशंस या फिर M सॉल्यूशंस, आप M सिंबल भी यूज करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशंस, नो प्रॉब्लम। सो WHCl डिवाइडेड बाय W सॉल्यूशंस इनटू 100। बट पॉइंट इज दैट यहाँ पे सॉल्यूशंस का नहीं दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज अ मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप कह सकते हैं दैट इज अ W सॉल्यूशंस, दैट्स अ वेट ऑफ अ सॉल्यूशंस और मास ऑफ अ सॉल्यूशंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है नहीं। तो आपका ये बिल्कुल आ जाएगा कैसे, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूशंस, इट इज इक्वल टू देन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम के लिए V यूज कर रहा हूं तो रो इनटू V। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे फॉर एग्जांपल से डेंसिटी, मान लो यहाँ पे आपको डेंसिटी दे के रखेंगे, विदाउट दैट इट इज इनकम्प्लीट। समझो डेंसिटी दे के रखा 1.2 ग्राम पर ml, ये बहुत जरूरी है, यूनिट को नोटिस करिए, 1.2 ग्राम पर ml, ओके। सो दैट इज 1.2 ग्राम पर ml मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है, दैट इज 100। तो देखो 1 ग्राम पर ml से लुक एट दैट, लेट्स पुट इट विद यूनिट्स आई मीन, तो आपको ज्यादा समझ में आए कि क्या करना होगा। ग्राम पर ml मल्टीप्लाई बाय इट इज 100 ml, तो 100 ml आल्सो कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 120। बस 120 आपको यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देना और जो आए फिर आंसर। सो देयरफॉर परसेंटेज W/W, ये तो इजी हो गया एकदम। कितना दिया आपको, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 120 इनटू 100, सो दैट्स योर आंसर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से परसेंटेज W/W एक मेथड रहता है, कंपैरेटिवली सिंपल मेथड। दूसरा है दैट इज अ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये ज्यादातर हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर बेसिकली इन द लिक्विड फेज। जैसे ही देखो इसके लिए ज्यादा सुटेबल V/V था क्योंकि HCl भी लिक्विड में आप जानते हैं, सो एज वाटर इज ऑल्सो इन द लिक्विड स्टेट। जबकि अगर NaCl का करूंगा तो वेट बाय वॉल्यूम ज्यादा सुटेबल था क्योंकि NaCl सॉलिड होता है, तो उसके लिए हम लोग वेट बाय वेट ज्यादा सुटेबल रहता है ऐसे। तो बस वही है, बाकी कुछ नहीं है। तो लेट्स सी दूसरा मेथड के लिए बात करें। सो लेट्स हैव यू नो डिस्कशंस ऑफ द सेकंड मेथड। इट इज अगेन अ वेरी सिंपल वन, उसमें भी कोई खास बात नहीं है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सेम एज बिफोर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया गया है। सो सेकंड मेथड सेज दैट इट इज अ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वही बाइनरी के लिए लिखना होगा। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम A कैसे लिख लेंगे, देखो अब शॉर्ट में ही लिख लिया जाएगा, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ A डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस के लिए आप A प्लस B भी लिख सकते हैं, चलो मैं सॉल्यूशन ही लिख देता हूं, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ अ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय 100। अब सिंबॉलिकली दिखा सकते हैं, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। यूनिट में थोड़ा केयर करना, यहाँ पे कोई यूनिट का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वैसे अगर आपने इसको ml में लिया तो इसको भी ml में लेना, इसको आपने लीटर में लिया तो फिर इसको भी आपको लीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आप ml में कैलकुलेशंस करते हैं ऐसे परसेंटेज वाले, तो हम लोग ज्यादातर ml प्रीफर करते हैं। और समझो डेंसिटी के साथ में काम करना है तो मैंने अभी दिखा डेंसिटी इज इन ऑलवेज इन ग्राम पर ml, तो ml थोड़ा प्रीफरेबल रहता है। चलो ठीक है,
समझो एग्जाम्पल की बात करें, जैसा आगे क्या था, मैंने सपोज इट इज गिवन दैट कि इट इज अ 5% HNO3। आपको मालूम है नाइट्रिक एसिड तो लिक्विड स्टेट में रहता है। इट्स अ 5% HNO3 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इन वाटर एक्वस इन वाटर। तो आप कहेंगे ओके फाइन, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। वी से दैट कि भाई इट इज अ 5 ml HNO3 प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा? दैट इज प्रेजेंट इन अ 100 ml सॉल्यूशंस। तो 100 ml सॉल्यूशन में 5 ml HNO3 प्रेजेंट है। भाई समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी थोड़ा डेंसिटी का इश्यू हो सकता है। समझो आपको, देखो यहाँ पे भी लिखा जा सकता है 5 ml HNO3 इन 100 ml सॉल्यूशंस। इस तरह से लिखेंगे जैसे हम लोगों ने आगे किया, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। कैसे? 5 ml HNO3 इन 100 ml सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इन दैट केस देन 95 ml यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, दैट इज अ वाटर। अगर निकल सकता है तो आप निकाल लेना। ठीक है, काम में हो सकता है, काम में आ सकता है आपको कैलकुलेशंस में। ठीक है, यहाँ पे भी वही इश्यू हो सकता है। समझो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस नहीं दिया है, सपोज इट इज गिवन एज अ मास ऑफ अ सॉल्यूशंस और पूछा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, आप डेंसिटी से कन्वर्ट कर पाएंगे। चलो थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाए, आप कुछ वैल्यू पुट करो ना करो या वैल्यू से कुछ एग्जांपल को डिस्कस करो, कोई मतलब नहीं है। लुक एट दैट, फॉर एग्जांपल से परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ एनी कंपाउंड A इज इक्वल टू दैट इज अ VA डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशंस। मैं उसको ऐसे VS लिख रहा हूं इनटू 100। लेकिन पॉइंट इज दैट, समझो आपको VS नहीं दिया हुआ, आपको बोला कि सॉल्यूशंस का मास दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज अ मास ऑफ अ सॉल्यूशंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। भाई करेक्ट नॉट? उसको आप WS कह दो, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी VS कहा है, तो यहां से ही पता चल रहा है कि therefore VS इज इक्वल टू इट इज अ WS बाय रो। तो VS की जगह पे WS बाय रो लगा देंगे, तो हमारा इक्वेशंस क्या बन जाएगा इन द केस? तो परसेंटेज V बाय V ऑफ A इट इज इक्वल टू देन आपका VA तो है ही है डिवाइडेड बाय, अब इसको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? तो आपको डेंसिटी दे के रखा है, तो दैट इज WS बाय रो कर लो इनटू 100। लेकिन इंश्योर करना कि यहाँ पे WS आपका ग्राम में होना चाहिए और डेंसिटी ग्राम पर ml में होना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? वरना गड़बड़ हो जाएगा। समझो ऐसे बोला गया कि भाई ओके इट इज अ 20 ग्राम HNO3, चलो दूसरा लेते हैं, 20 ग्राम, समझो सॉरी 20 ml, इट इज अ 20 ml HNO3। आपको बोला कि इट्स 20 ml HNO3 इन 200 ग्राम सॉल्यूशंस, 200 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशंस। ठीक है, विद अ डेंसिटी ऑफ अ 1.4। तो कोई इश्यू नहीं है, आप सीधा यहां पे लगाएंगे। हाउ कम? सो देयरफॉर परसेंटेज V बाय V किसका? HNO3 का। इट इज इक्वल टू उसका जो मास है वही, दैट इज अ 20 डिवाइडेड बाय इसकी। कैसे आप वॉल्यूम लाएंगे? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू दैट गिवन मास, जहां पे आपको 200 देके रखा है, एंड दिस इज अ 1.4। सिर्फ इतना ही इंश्योर करना होगा कि इसका यूनिट ग्राम पर ml में ही होना चाहिए, और होगा, ज्यादा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करवाया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज हाउ, दिस इज द सेकंड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशंस, दैट इज अ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक और तरीका होता है कॉन्सेंट्रेशंस दिखाने का, दिस इज अनदर वे। हमें अब तीसरा वाला तरीका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। कब प्रिफर किया जाएगा? जब सोल्यूट का जो नॉर्मल जो स्टेट होगा दैट इज सॉलिड वन, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो नेचुरली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, तब ज्यादा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यूज किया जाता है। ठीक है, वैसे कोई रूल या कोई ऐसे कोई फंडामेंटल कोई ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन दिस इज बेसिकली द लॉजिक है कि हम लोग ज्यादातर ऐसे ही देखते हैं। तो चलो कहाँ देखते हैं कहाँ नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट इज अ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कर लेते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसका? सोल्यूट का ही देखना है, सो दैट इज ऑफ ए, मुझे ए का ही देखना है। सो लुक एट दैट परसेंटेज वेट बाय, ये क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पे थोड़ा आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, यू हैव टू बी बिट स्पेसिफिक। यहाँ पे क्या होगा? लुक एट दैट इज अ मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? इट इज अ
वॉल्यूम ऑफ, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। क्या स्पेसिफिक होना पड़ेगा? ये जो मास ऑफ ए जो आने वाला है दैट इज टू बी इन द ग्राम, और यहाँ पे जो वॉल्यूम जो यूज किया जाएगा दैट इज इन ml। तो दैट इज इन ml। जैसे कि लिखने से पता चलेगा, समझो आपको बोला गया कि भाई इट इज अ 15%, इट इज अ 15% ग्लूकोज, लेकिन 15% ग्लूकोज आपको स्पेसिफाई करके दिया गया, इट इज 15% W/V ग्लूकोज एक्वायस सॉल्यूशंस, मतलब पानी में, एक्वायस इन द सेंस इट्स इन वाटर। तो 15% W/V ग्लूकोज एक्वायस सॉल्यूशंस ऐसे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई 15 ग्राम ये ग्लूकोज जो है दैट इज प्रेजेंट इन कहां पे 100 ml में प्रेजेंट होना चाहिए, 100 ml सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट होना चाहिए। यहां पे आप सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं निकाल सकते। क्यों? देखो 1 ग्राम में 1 ml में तो आप कैसे निकाल पाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ग्राम ml का यहाँ पे कोई यूनिट में कोई होमोजेनिटी नहीं है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये हम लोग नहीं जा सकते। सो दैट इज अ ग्राम अपॉन ग्राम और ml का कोई ऐसे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा, अनटिल अनलेस यू आर कंफर्म दैट कि इसका डेंसिटी 1 है वगैरह, तो लेकिन वो नहीं। सो राइट नाउ 15 ग्राम एंड 100 ml। आप वैल्यू पुट करके देख लो, दैट इज अ 15 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल, आ गया आपका 15% आ गया ना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज तो होना ही होना है। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, दैट इज अ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, मैंने क्या कहा, बहुत बार आपको ये जरूरत पड़ेगी कि आपको डेटा एक पर्टिकुलर वे में दिया गया है और आपको स्विच ओवर करने के लिए बोला जाएगा कि यू जस्ट स्विच ओवर फ्रॉम वन टू द अनदर वन। जैसे कि परसेंटेज वेट बाय वेट है, आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछा जाएगा, तो इन दोनों के बीच में हो सकता है ऐसे, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में भी पूछा जा सकता है। हम एक छोटा सा एग्जांपल समझने की ट्राई करते हो तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। समझो आपको एक एग्जांपल ऐसे दे के रखा है, ऐसा एक सिंपल सा कोई भी एग्जांपल ले लिया जाए, विल टेक यू वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे आपको बोला है कि भाई इट इज अ 10%, सुनना, इट इज अ 10% वेट बाय वॉल्यूम, इट इज अ 10% वेट बाय वॉल्यूम। कोई भी एक कंपाउंड ले लो, जैसे कि कोई भी एक ले लेते हैं, सच एज 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूरिया एक्वस। अब यूरिया का फॉर्मूला थोड़ा मुझे मालूम रहता है, अगर जरूरत पड़ा तो, इसके यहाँ पे कोई खास जरूरत नहीं है। तो यूरिया इज बेसिकली, चलो यूरिया की फार्मूला की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यूरिया की फार्मूला की कब जरूरत पड़ेगी? जब हमें मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास की जरूरत नहीं है। 10% W/V यूरिया एक्वस सॉल्यूशन से आपको बोला कि उसको आप परसेंटेज W/W में लेके आइए, जहां पे आपको बोला कि ऐसे जो सॉल्यूशंस जो आपने बनाया है दैट इज हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 1.1। So most important part is its unit। तो यूनिट रेगुलर में दिया गया तो कोई इश्यू नहीं, दैट इज 1.1 ग्राम पर ml। ऐसे अगर आपको दिया तो कैसे स्विच ओवर करेंगे? तो पहले तो क्या पूछा आपको? परसेंटेज W/W पूछा है। तो जो परसेंटेज W/W किसका? सोल्यूट का। सोल्यूट इज अ यूरिया जो पूछा है, उसका ही आप पहले इक्वेशन लिख लो। तो मैं ऐसे करूंगा, दैट इज अ मास ऑफ यूरिया, ये आपका यूरिया क्या मास होना चाहिए, डिवाइडेड बाय दैट इज अ मास और वेट ऑफ द सॉल्यूशंस, पूरा सॉल्यूशंस का मास होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो ये इक्वेशंस है। अभी इसमें कौन सी चीज दी है, कौन सी चीज मिसिंग है, वो हम लोग कॉन्सेंट्रेशंस को जब हम लोग इंटरप्रेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो दिया है उसके ऊपर भी ध्यान दो, बराबर है। ये हमारा हम क्या देते हैं कि भाई दिस इज द मेन इक्वेशन, लेट्स नंबर इट इज अ 1। 10% W/V का मतलब क्या हुआ? So 10% W/V is clear meaning is that, लिखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा गया, that means that it is a 10 ग्राम, कौन है? यूरिया है, लेकिन कितने में होगा? that is in a 100 ml of a solution में होगा। कितने में होगा बाबा? it's a 10 ग्राम यूरिया in a 100 ml of a solutions। तो यहाँ पे solutions आपका 100 ml है। हमारी फॉर्मूला कहती है कि ये यूरिया तो हमें मिल गया, दैट इज अ यूरिया, ये देखो ये या 10 ग्राम, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, तो उसके लिए डेंसिटी क्यों देके रखा है? डेंसिटी इसी के लिए तो देके रखा है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू दैट इज अ वेट ऑफ अ सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस का वेट है, डिवाइडेड बाय
दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस है यहाँ पे। आप m/v लिखो, आप w/v लिखो, सब एक ही बात है, बराबर है। सो दैट इज अ w। अब आपको w सॉल्यूशंस चाहिए तो वो क्या निकलेगा, देयरफॉर लुक एट दैट। अब थोड़ा वैल्यू से मैं सीधा कर दूंगा, तो दैट इज इक्वल टू से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना देख रखा है मुझे, 1.1 मल्टीप्लाई बाय ये कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज 100 बाय, इज इट करेक्ट नॉट, तो 100 एंड ये 10 ml आ गया, खत्म हो गई बात। आपको लगाने भी तो ml में ही, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ml में लगाना है, तो आपका आ गया, आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर परसेंटेज W/W किसका, यूरिया का, इट इज इक्वल टू कितना है आपका, दैट इज 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 110 ml इंटू 100, जो भी होगा दैट 100 कैंसिल कर देंगे आप, जो भी होगा वो आप कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इज इट क्लियर, करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो आप जो भी कैलकुलेट करेंगे दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 110 एंड देन यू जस्ट मल्टीप्लाई, तो जो भी आंसर आएगा वो अलग बात है। तो इस तरह से एक से दूसरे के ऊपर स्विच ओवर किया जा सकता है। ये तभी लेकिन पॉसिबल है व्हेन वी हैव अ डेंसिटी अवेलेबल। जब आपके पास डेंसिटी अवेलेबल है तब बिल्कुल इसके साथ में काम कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। सो इट इज जस्ट यू नो सिंपल परसेंटेज कॉन्सेप्ट। चलो आगे वाला और एक देख लिया जाए, लेट्स हैव यू नो वन मोर आई मीन इन द केस, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं, दैट इज द नेक्स्ट वन। पहले मैं वो दिखाऊंगा कि ये कब यूज किया जाता है, व्हेन डू वी यूज इट। देखो ये है आपका पार्ट्स पर मिलियन, एक लेते हैं पहले, उसमें दो है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, उसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, जो है उसको सीधा आप, कोई खास नहीं है वैसे, ये तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सपर्ट्स ने एक डेफिनेशंस को बना के रखा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो डेफिनेशंस तो वही है कि आप अपना डेफिनेशन लेके आओ विच सेज दैट द सोल्यूट इज दिस मच इन सो मच ऑफ अ सॉल्यूशंस, आई मीन दैट्स ऑल। आई मीन अब समझो कि सोल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में बहुत 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 कम है। जैसे आपका सोल्यूट आ रहा है 10⁻⁻5 ग्राम, तो ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, तो उसके साथ में काम करना बहुत तकलीफ हो जाता है, सो कैलकुलेशन बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको बोला जाए एयर में कितना CO2 है, तो भाई एयर में ज्यादा तो O2 और N2 है, CO2 एज अ पोल्यूटेंट उसका अमाउंट बहुत कम है। चलो पानी में कितने मिनरल्स डिजॉल्व है, तो वो मिनरल्स का अमाउंट तो बहुत ही छोटा रहेगा, करेक्ट, इट इज 10⁻³ -4 ऐसे। या फिर पानी का आपने शायद सुनाओ समटाइम्स द वाटर इज अ हार्ड वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितने हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है, कैल्शियम क्लोराइड कितना है, कैल्शियम के सॉल्ट्स कितने, तो उनका अमाउंट बहुत कम रहता है, उसे हम लोग कहते हैं हार्डनेस। तो हार्डनेस की वैल्यू बहुत 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 कम रहती है, दो सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। सो इन सच ए केस आई मीन वी नीड अ बिट कन्वीनियंट यूनिट कि जो आपका थोड़ा बड़ा रिजल्ट दे, तो इसके लिए बनाया गया है दैट इज अ पार्ट्स पर मिलियन है ना, पार्ट्स पर बिलियन, ये इस तरह से बनाया गया है। क्या कहता है पार्ट्स पर मिलियन, क्या कहता है पार्ट्स पर मिलियन, कहता है कि भाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ज्यादातर केस में आप ग्राम में या मिलीग्राम में काम करेंगे, अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशंस, मिलियन पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशंस और बिलियन पार्ट्स ऑफ अ सॉल्वेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन व्हाट आई सेड, इन मिलियन पार्ट, इन मिलियन पार्ट्स ऑफ, या तो सॉल्वेंट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्या फर्क पड़ेगा सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस बोलने से, क्यों, बिकॉज सोल्यूट इज अ वेरी वेरी लेस, तभी तो ये यूनिट लेके आए हैं, तभी तो मेथड लेके आए हैं हम लोग। सो सोल्यूट अमाउंट इज अ वेरी वेरी लेस, तो वेदर यू से दैट इट इज अ सॉल्वेंट और इट इज अ सॉल्यूशंस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्या समझ में आया। अब मिलियन कितना लिखा जाता है, दैट इज 10⁻⁶, 10⁻⁶। तो कितने पार्ट सोल्यूट के हैं, कितने 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में, उसे ही ppm कहा जाता है। तो हम लोगों ने इस तरह से उसका डेफिनेशन सेट करके रखा है, दैट इज बेसिकली ऐसे कहेंगे हम लोग कि मास और वेट ऑफ अ, से ऐसे लिखते हैं मास ऑफ अ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूशंस या सॉल्वेंट, जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं, कोई ज्यादा नहीं, बहुत डाइल्यूट है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ कर लिया, मल्टीप्लाई बाय क्या कर लिया आपने, 10⁻⁶ कर लिया। सो दैट इज अ मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशंस। इस तरह से करेंगे। एक इंश्योर करना कि दोनों एक ही यूनिट में आपको प्लेस करने हैं, दोनों क्या करना है भाई, आपको एक ही यूनिट में प्लेस करना है, समझे। जैसे मैं दिखाऊं कि अगर आपको दिया गया कि भाई ओके फाइन, आपको दिया गया सोल्यूट इज, सोल्यूट का अमाउंट है मान लो 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम है, और मान लो कि आपके पास सोल्यूशन सॉल्वेंट जो होगा दैट इज बेसिकली ये आपके पास 1000 ग्राम है,
ये कितना है 1000 ग्राम है, मतलब 1 kg है 1000 ग्राम। अभी 1000 ग्राम में मैंने कहा कि उसको भी आपको मिलीग्राम में चाहिए, तो 1 ग्राम का 1000 मिलीग्राम होगा, मतलब 1 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। आप 1000 मिलीग्राम लेंगे तो 1 ग्राम होगा, करेक्ट और नॉट? तो यहाँ पे ये कितना होगा 1000 इंटू 1000 दैट इज 10⁶ मिलीग्राम होगा। 1000 ग्राम में 10⁶ मिलीग्राम होगा। आप यहाँ पे जब पुट करेंगे दोनों का सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे जब आप पुट करेंगे दैट इज 1/10⁶ इंटू 10⁶, तो हम कहेंगे देयरफॉर इट इज बेसिकली उसका आंसर है 1 ppm वो कंपाउंड पर्टिकुलरली सॉल्यूशंस में होगा, ठीक है। सो दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ये पार्ट्स पर मिलियन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वाटर एनालिसिस, एयर एनालिसिस, ठीक है, उसमें वो ज्यादा यूज किया जाता है। चलो दूसरा जो आता है विच वन, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। तो यहाँ पे मिलियन निकाल देंगे और यहाँ पे कौन आ जाएगा बिलियन। अब बिलियन में क्या होगा हम जानते हैं, द प्रीफिक्स वैल्यू इज 10⁹, ये हमें पता है, दैट इज 10⁹। तो वही है कि सॉल्यूट अभी और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो गया, समझो और भी कम है, पीपीएम से काम नहीं बन रहा है, तो पीपीबी में चले जाओ। सो इन दैट केस पीपीबी का इक्वेशन थोड़ा लिखना है, तो पीपीबी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट और मास ऑफ अ सॉल्यूट, सॉल्यूट्स का मास ले लो, डिवाइडेड बाय व्हाट, मास ऑफ अ सॉल्यूशन, दोनों का यूनिट सेम रखना, मल्टीप्लाई बाय 10⁹ कर दो। अब कभी कभी ये जरूर नहीं है कि इट हैज टू बी द ग्राम ऑन ग्राम बेसिस, समटाइम्स इट इज अ वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम बेसिस ऑल्सो। फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि दिस कैन बी ग्राम ऑन वॉल्यूम बेसिस ऑल्सो, ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो, बीइंग ए 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आई मीन दिस इज जस्ट इनफ वन, आई मीन कि दैट इज ग्राम अपॉन ग्राम, या फिर आप ml अपॉन ml भी करेंगे, दैट इज ml ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ml ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 10⁹ इज इक्वली वैलिड, वो भी इक्वली वैलिड होगा। तो आप ऐसे भी लिखेंगे कि भाई ओके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ अ solutions multiply by 10⁹ if it is a ppb, multiply by 10⁶ if it is a ppm, तो ये भी equally valid ही होगा। तो ये सारे concentrations methods है, these are the concentrations methods up to here, I mean ये तीनों का डिस्कशन साथ में किया जाएगा, मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी, जो आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो अब हम लोग देखेंगे उसका डिस्कशंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशंस दैट इज अ मोलारिटी। जैसे अगले वाले लेक्चर में देखा, बाकी सारा परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी वगैरह हो गया। द 3 लेफ्ट आउट आर, वन इज अ मोलारिटी, देन इट्स अ मोलालिटी एंड देन इट इज अ नॉर्मालिटी। एक के बाद एक क्लियर करेंगे। सबसे पहले सुन लो, अब ये जो 3 मेथड है, जो मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी में हम लोगों ने किया, अगर कोई स्टोक्योमेट्री अगर आप स्टडी कर रहे हैं, समझो एक सॉल्यूशंस को दूसरे सॉल्यूशन के साथ में मिक्स कर रहे हैं और फिर उसका कुछ स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर प्रीफर्ड मोलारिटी, नॉर्मालिटी और मोलालिटी ही रहेगी, है ना। कोई एसिड बेस अगर समझो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो भी यही सबसे ज़्यादा यूजफुल यूनिट रहता है। तो देखते हैं, डेफिनेशंस किया गया, उसका सेट किया गया। तो मोलारिटी कैसे दी जाती है कि भाई मोलारिटी वही बेसिक तो वही है, दैट इज अ सोल्यूट पर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखो मोलारिटी कैसे डिफाइन किया कि भाई एक सॉल्यूशंस में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट्स आर प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशंस। तो ये जो रेशियो जो लिया गया, सोल्यूट्स अमाउंट इन मोल टर्म्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशंस अमाउंट इन अ वॉल्यूम टर्म्स। यहाँ पे आपको इंश्योर करना होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज टू बी इन द लीटर, वो मत भूलना, आपको लीटर में लगाना है, ठीक है। सो अगर सिंबॉलिकली देखें तो कैपिटल M इज द सिंबल फॉर द मोलारिटी, सो दैट इज अ N अपॉन V। V यहाँ पे लीटर में ही होना चाहिए, याद कर लो, V हैज टू बी इन द लीटर, दूसरा कोई यूनिट यहाँ पे काम में आने वाला नहीं है, ठीक है। आपको मोल कंसेप्ट से पता है कि भाई दिस N दैट इज अ मोल, मोल इज इक्वल टू द मास अपॉन मोलर मास। तो आप बोल सकते हैं मास, हुज मास, दैट इज अ सोल्यूट। ये किसकी मोलारिटी है भाई, दिस इज द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूट, इट इज अ मोलारिटी ऑफ द सोल्यूट। हम तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड आउट करें, सो दैट इज अ वेट ऑफ अ सोल्यूट। जहां पे मैंने आपको मालूम होगा मैंने A सोल्यूट के तौर पे लिया है और B मैंने सॉल्वेंट के तौर पे लिया, और ऐसा जो भी सॉल्यूशन जहां पे सिर्फ 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, वन ग्रुप इज अ सोल्यूट, मतलब वन कंपाउंड इज अ सोल्यूट, सेकंड इज प्लेइंग अ सॉल्वेंट, इज नोन एज अ बाइनरी सॉल्यूशन। तो पूरा डिस्कशंस बाइनरी से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आपको ज्यादातर उसी के साथ में काम करना है। तो दैट इज अ सोल्यूट्स मास और सोल्यूट्स वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। थोड़ा मोलर मास का सिंबल फिक्स कर लेते, किसका मोलर मास,
सोल्यूट का मोलर मास। तो ये यहाँ पे अगर फिट करेंगे तो आपका मोलारिटी का डेफिनेशन हो जाता है, n की जगह पे ये लगा दो। सो दैट इज WA अपॉन इट इज MA, V तो है ही है, ठीक है। यहाँ पे जो WA है वो ग्राम में ही होना चाहिए, एंड दिस इज ऑलवेज इन अ ग्राम पर क्या होगा, दैट इज अ मोल, क्योंकि मोलर मास है ना। यहाँ पे अगर AMU लिखा होगा तो आपको मालूम है AMU सेम इज द ग्राम, एक के लिए AMU तो पूरा 1 मोल के लिए ग्राम हो जाता है, तो आप जानते हैं। तो ये कौन, यहाँ पे कभी कभी आपको वॉल्यूम है ना ml में दिया जाता है। समझो आपको ऐसे बोला गया कि भाई वॉल्यूम गिवन इज 100 ml सॉल्यूशंस का वॉल्यूम है, तो आप जानते हैं कि कैसे उसको कन्वर्ट करना है लीटर में, क्योंकि हमें तो लीटर में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो भी ml दिया है दैट इज डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 ml नहीं दिया, मान लो VML, छोटा v ले रहा हूँ। तो अगर मुझे VML में दिया है तो क्या मैं इक्वेशंस को यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि v लीटर में लाने का जो छोटा v है, ml वाला जो v है उसको 1000 से डिवाइड कर लूँ, हाँ तो ये भी लिखा जा सकता है। सो देयरफॉर ये 1000 यहाँ पे लगना है। सो लुक एट दैट, दैट इज अ W है इनटू v, लेकिन v ऐसे दिया है, ml में दिया था, तो v अपॉन 1000 तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, दैट्स ऑल। ये v कहाँ क्या हो गया, दिस v इज एन ml, रिमेंबर दिस इज एन ml, ये आपका ml में होगा। तो मॉडिफिकेशंस किया जा सकता है। अब उससे भी थोड़ा आगे समझो, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, पूछ मोलारिटी ले है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस की जगह पे आपको ग्राम का डेटा है, तो आप कैसे करेंगे, आप डेंसिटी यूज कर लेना अगर मास ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल है तो। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज अ मास ऑफ अ सॉल्यूशंस। आपको अगर समझो WS सॉल्यूशंस लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन है जिसमें और B दोनों आ गया, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आपको दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशंस, बट छोटा v यूज किया, मतलब ml में होगा। दिस इज इन अ ग्राम, दिस इज इन अ ml, ठीक है। आपको क्या दे के रखा है, WS दे के रखा है, लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको तो v चाहिए, तो यहां से हम कर सकते हैं, हमें ये छोटा v चाहिए ml में, तो वो कैसे करेंगे, दैट इज अ WS अपॉन डेंसिटी, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मोलारिटी के इक्वेशंस मिल जाएगा। सो व्हाट इज द मोलारिटी इक्वेशंस इन द केस, 1000 WA डिवाइडेड बाय MA। अब यहाँ पे V की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, दैट इज WS अपॉन डेंसिटी। एंश्योर करेंगे कि डेंसिटी आपका ग्राम पर ml में हो। तो ये सारे इक्वेशंस हैं, ठीक है। आप कोई भी एक इक्वेशंस बाय हार्ट कर लो, मैं प्रीफर करूंगा ये इक्वेशंस, और याद रखूंगा यहाँ पे वॉल्यूम मेरा लीटर में होना चाहिए। तो इजी इक्वेशंस टू रिमेंबर, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर एनी ऑफ द इक्वेशंस आई मीन। तो ये आपका सिंपल मोलारिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। दिस इज अ सिंपल मोलारिटी कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे थोड़ा और कुछ बात कर लेना जरूरी होता है। न्यूमेरिकल में समझो आपको इनमें से कोई एक अननोन होगा, कुछ नोन्स होंगे, एक अननोन रखेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो एक अननोन रखेंगे और आपको अननोन जो है फाइंड आउट करना होगा बाकी का दिया हुआ डेटा से। यहाँ पे न्यूमेरिकल में कभी कभी थोड़ी लैंग्वेज भी समझनी होती है। कभी वो बोलते हैं कि इट इज अ मोलर सॉल्यूशंस, तो देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, ये बराबर नोट करके रखना। आपको बोला गया मोलर सॉल्यूशंस है, आपको फौरन समझना है कि इट इज अ 1 मोलर। सपोज इट इज स्टेटेड दैट इट इज अ बाइमोलर सॉल्यूशंस, क्या बोला गया, बाइमोलर सॉल्यूशंस, तो आपको समझना है कि हाँ मतलब ये लोग 2 मोलर की बात कर रहे थे, दैट सॉल्यूशन इज अ बाइमोलर, मतलब इट इज अ 2 मोलर। समझो आपको बोला गया नहीं, इट इज अ डेसीमोलर। कैसा सॉल्यूशंस है, इट इज अ डेसीमोलर। डेसीमोलर मतलब 10⁻⁻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 ⁻
सेंटीमोलर। तो सेंटी के क्या वैल्यू होती है 10⁻², मतलब इट इज अ 0.01 मोलर, और इससे ज्यादा आगे नहीं होगा मोस्टली, दैट इज अ मिली मोलर। अगर मिली मोलर बोला गया तो 0.001 मोलर, बिकॉज मिली इज 10⁻³ तो ये लैंग्वेज कभी कभी थोड़ा समझ में आना चाहिए। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशंस, दैट इज अ मोलारिटी। इन दिस 3 यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशंस, मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी में। तो ये सबसे पहला तरीका, दैट इज अ मोलारिटी, एक ये मोलारिटी वाला तरीका है, ठीक है। अच्छा ठीक है, और उसमें हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। देखो जैसे दूसरा तरीका कौन सा है, व्हाट इज द अदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशंस, दूसरा कौन सा तरीका है वो भी देख लिया जाए। दैट इज द सेकंड वे इज अ, कौन सा तरीका होगा, दैट इज अ मोलालिटी, इट्स अ स्मॉल एम। मोलालिटी इज अ स्मॉल एम, ये मोलालिटी इज अ स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है, ठीक है भाई, ये आपका स्मॉल एम है। तो उसको कैसे डिफाइन किया गया, उसको बाइनरी मिक्सचर्स के लिए ऐसे ही डिफाइन किया गया कि मोलालिटी इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स इट इज अ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट के मोल तो है, इट्स मोल्स ऑफ अ सोल्यूट,
बट अब डिवाइड बाय क्या किया गया, अर्लियर इट वाज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या आ गया, इट्स अ kg ऑफ अ सॉल्वेंट, क्या लिया गया, इट्स अ kg ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉरी इट इज अ kg ऑफ अ सॉल्वेंट, मतलब आप ऐसे है दैट इज m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, आप ले लो सोल्यूट्स के मोल, दैट इज द n, आप n लिख सकते हैं a, ओके, kg ऑफ सॉल्वेंट है, तो मैं kg के लिए समझो कैपिटल लेटर से बड़ा लेटर यूज करूं, सो इट इज द w, लेकिन सॉल्वेंट कौन है, दैट इज द WB है, देखा आपने क्या मैंने चेंज किया, सो दैट इज अ WB है, दैट इज अ kg ऑफ अ सॉल्वेंट। अब ये तो स्टैंड करता है दैट मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, किसका, WS स्मॉल यूज कर रहा हूं, मतलब इट इज इन अ ग्राम, डोंट फॉरगेट, एंड मोलर मास दैट इज अ MA विच इज इन अ ग्राम पर ml, मैं बार बार यूनिट दिखा रहा हूं जहां पे आपको गलती का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, सो देयरफॉर मोलारिटी इट इज इक्वल टू दैट WA डिवाइडेड बाय क्या होगा, आप WA बाय MA तो लिखना ही लिखना है, इंटू व्हाट, इंटू दैट इज अ WB, थोड़ा इक्वेशंस को अच्छी तरह से इंटरप्रेट करो, दैट हैज टू बी इन द ग्राम एंड दिस हैज टू बी इन द kg, ठीक है, ये उसका रेगुलर यूनिट वे में है, सो दिस इज हाउ इट इज, आई मीन अब बहुत बार समझो आपको ये kg में नहीं दिया गया, सपोज सॉल्वेंट्स अमाउंट इज आल्सो गिवन इन द ग्राम, ये सॉल्वेंट आपका ग्राम में आ रहा है, तो समझो सॉल्वेंट आपको ग्राम में दिया गया, सॉल्वेंट इज इक्वल टू WB ग्राम, मैंने छोटा कर दिया, देखो आप WB ग्राम है, तो आपको तो नहीं, आपको तो kg में चाहिए, सो देयरफॉर आपको kg में चाहिए, दैट इज द WB विच इज ना kg, तो आप कैसे लाएंगे, तो आपका जो ग्राम वाला जो रिजल्ट है कि नहीं, जो ग्राम वाला रिजल्ट है उसको क्या कर देंगे आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका रिजल्ट kg में आ जाएगा, एग्री और नॉट, तो यहाँ पे ये पुट करके भी आप लिख सकते हैं, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, सो देयरफॉर इन दैट केस आप यहाँ से मोलारिटी के एक फाइनल इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दैट इज अ WA, थोड़ा ठीक से रीअरेंज करके लिखेंगे, दैट इज अ WA डिवाइडेड बाय दिस इज MA, अब यहाँ पे WB की जगह पे क्या रखूंगा, WB अपॉन 1000 है तो उसको ऊपर ले लेता हूं, भाई समझ में आया, सो दैट इज अ मोलारिटी इक्वेशंस। अब कोई टेंशन नहीं है आपको, देखो ये और ये दोनों किस में है, बोथ आर इन द ग्राम, दोनों ग्राम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, तो ये इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़े इसमें डायरेक्ट दिखाया नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट है तो इसकी बात अलग से की जाती है, दैट इज बेसिकली डिस्कस्ड इन द न्यूमेरिकल। तो ये आपका दिस इज द सेकंड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशंस, व्हाट इज नोन एज अ मोलारिटी। पहले से क्या फर्क पड़ गया, पहले से इतना फर्क पड़ गया कि इट इज बेसिकली द kg ऑफ अ सॉल्वेंट है, ठीक है। अब और एक मेथड देखते हैं, लेट्स सी द थर्ड मेथड नाउ। नेक्स्ट वन इज अ नॉर्मलिटी, अगला वाला है नॉर्मलिटी, इसको थोड़ा समझना होगा, बट लेट मी टेल यू, आई मीन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वन, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कैसे क्या यूजफुल है, तो इसको ऑर्डर में डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो विल फर्स्ट गो थ्रू द डेफिनेशंस, कुछ बता दूंगा और उसका कुछ और इंटरप्रिटेशंस हम लोग साइड में डिस्कस करके देख लेंगे। सो लुक एट दैट, नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज अ ग्राम इक्वलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशंस। जैसे मोलारिटी कैपिटल M डिफाइन किया था ग्राम मोल्स, मतलब मोल पर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशंस, तो मोल निकल गए यहाँ पे और यहाँ पे ग्राम इक्वलेंट आ गया। अब ये ग्राम इक्वलेंट क्या है, ये आपको थोड़ा समझना होगा, मतलब देखना होगा। तो देखो ये थोड़ा हम लोग इस तरह से समझ लेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो अगर आपको मैं कहूं कि भाई आप अगर समझो मोल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप मोल कैसे कर रहे हैं, दैट इज अ मास अपॉन मोलर मास से ला रहे हैं, ठीक है, मास अपॉन व्हाट, इट इज अ मोलर मास से ला रहे हैं। तो अगर कोई आपको पूछे कि भाई ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे होते हैं, हाउ टू हैव द ग्राम इक्विवेलेंट, तो आप थोड़ा कंपैरिजन से ही कर दो कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैसे करेंगे, तो जो आपको सोल्यूट का मास है, मास से रखो, मोलर मास को रिप्लेस किया जाएगा किससे, इट इज रिप्लेस्ड विद इक्विवेलेंट वेट। ये किससे रिप्लेस किया जाएगा, इट इज रिप्लेस्ड विद एन इक्विवेलेंट वेट। हम लोग उसको ऐसे कहेंगे कि भाई दैट इज अ मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो कैसे था, WS अपॉन आप बोल सकते हैं दैट इज अ कैपिटल MA सोल्यूट, ठीक है। सो मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन मोलर मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज अ गिवन मास, ये आपको दिया हुआ गिवन मास अपॉन द इक्विवेलेंट वेट। तो अब सवाल यह आता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है,
तो इक्विवेलेंट वेट को हमें समझना है। वो समझने से पहले थोड़ा इक्वेशंस को फाइनल कर देते हैं। सो देयरफॉर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। तो जैसे ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास, तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मतलब अल्टीमेटली ग्राम इक्विवेलेंट का डिस्कशंस कहां पे आके रुका हुआ है, इक्विवेलेंट वेट पे आके रुका हुआ, तो उसको थोड़ा हमें समझना होगा, ठीक है। उसको एक बार समझेंगे और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले एक स्टेप खत्म करते हैं, उसके बाद में थोड़ा और उसको इंटरप्रिटेशंस आगे बढ़ाएंगे। सो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू देन व्हाट, इट इज अ मास ऑफ अ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, शॉर्ट में लिखेंगे थोड़ा, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ अ solutions. This solution's volume has to be in the liter, कहने की जरूरत नहीं है। So N is equal to mass of a solute, solute हम लोगों ने A लिया हुआ है, ग्राम में होना चाहिए, divided by equivalent weight of the same solute multiply by volume of the solutions। या अगर समझो जैसे आगे मैंने बताया, अगर आपको वॉल्यूम कुछ ml वगैरह में देके रखा है तो फिर ये इक्वेशंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, आप ऊपर 1000 लगा लेना, दैट इज WA डिवाइडेड बाय E इंटू आप स्मॉल v कर देना। जहां पे याद रखना ये अगर ml में है तो, लीटर में ये आपको मिला हुआ है तो कोई इश्यू नहीं है, आप ये यूज कर देंगे। अब थोड़ा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की थोड़ी ट्राई करते हैं, ठीक है। थोड़ा इक्विवेलेंट वेट देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा। से यहाँ पे भी वो मोलारिटी वाला कुछ इश्यूज हो सकता है, जैसे डेसी नॉर्मल, ठीक है, मिली नॉर्मल, लेकिन ये कम यूजफुल है, ये ज्यादा मोलर में ही चलता है। लेकिन अगर ऐसी लैंग्वेज आ गई डेसी सेंटी मिली वाली, सेंटी नॉर्मल वगैरह, तो आप वही ले लेना, डेसी 0.1 नॉर्मल, है ना, फिर आप सेंटी आएगा तो 0.01 लाइक दैट, ओके, मिली आएगा तो 0.001 लाइक दैट, ओके। चलो थोड़ा इक्विवेलेंट वेट को अभी समझना है। तो देखो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे इश्यू आ गया है, दैट इज एन इक्विवेलेंट वेट। तो अभी इक्विवेलेंट वेट कैसे, थोड़ा समझना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। से ये जो इक्विवेलेंट वेट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हाउ डू वी कैलकुलेट यू नो इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपाउंड के साथ में डील कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर मैं कुछ जो नॉर्मलाइज जो केसेस है मैं उसको सिंपल वे में वही दिखा रहा हूँ। तो इक्विवेलेंट वेट समझो आपको किसी एसिड का निकालना है, या फिर किसी बेस का निकालना, या फिर कोई आयनिक सॉल्ट का निकालना है, उनके आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने हैं। अब तरीका देख लेना, इजी है। तो इन दोनों के लिए कॉमन सा तरीका ये है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ पर्टिकुलर एसिड इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, सो उसका जो मोलर मास होगा दैट इज अ मोलर मास डिवाइडेड बाय, उसे हम लोग कहेंगे वैलेंसी फैक्टर। ये हम लोगों ने क्या कहा, वैलेंसी फैक्टर। अब एसिड होगा तो वैलेंसी फैक्टर इज एक्चुअली द बेसिसिटी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एसिड के केस में ये जो वैलेंसी फैक्टर जो होगी वो उसकी क्या होगी, दैट इज अ बेसिसिटी। एसिड के केस में बेसिसिटी बोला जाता है। अगर बेस होगा तो उसका वैलेंसी फैक्टर बेस के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये एसिड के लिए, ये बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, दैट इज इट्स एसिडिटी। थोड़ा एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का ही पहला डिस्कशन को खत्म करते हैं, ठीक है। सो एक कॉमन इक्वेशन है जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक कोई ले लिया जाए, समझो मैंने HCl लिया, तो भाई आई नो दैट HCl's मोलर मास मैं कैपिटल यूज करूंगा, दैट इज 36.5 ग्राम होता है, ठीक है। अब उसकी बेसिसिटी, तो भाई HCl कितने H+ रिलीज करता है, तो ऑब्वियसली H+ इन द एक्वस सॉल्यूशन रिलीजेस 1 H+। ये जितने H+ रिलीज करता है उसे ही उसका बेसिसिटी कहा जाता है। आप कहेंगे सर बेसिसिटी क्यों, तो भाई ऐसे करके आप याद कर लो कि एक H+ कितने OH- को डिमांड करता है अपना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। इसको इतना तो आप पढ़ के आए हैं कि H+ इज एन एसिडिक वन, H+ मतलब सोल्यूशन एसिडिक वन। तो ऐसे H+ को पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 H+ कितना OH- डिमांड करेगा अपना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए, ताकि वो पानी में कन्वर्ट हो जाए। एक कोई डिमांड करेगा, एक H+ को एक ही OH- चाहिए ना, 1 H+, लुक एट हियर, एक H+ को अगर सामने से एक OH-, H+ मतलब एसिड, OH- इज अ बेस, ये बेस है, उसको मिल गया तो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वाटर बना लेगा। इसीलिए 1 H+ डिमांड्स फॉर द 1 OH-, बेस, इसके लिए एसिड की बेसिसिटी बोली जाती है।
तो देयरफॉर यहाँ पे कितनी है उसकी बेसिसिटी, वो कितने OH माइनस की डिमांड करेगा 1, तो आपको ज्यादा बेसिसिटी वाला टर्म याद रह गया, बराबर है। लेकिन आपको ऐसे दिखना है कि कितने H प्लस आयोनाइज होकर एक्वस सॉल्यूशन निकलेंगे, तो 1, सो दैट मींस दैट इट्स वैलेंसी फैक्टर इज 1, तो उसका इक्विवेलेंट वेट लिखा जाएगा 36.1 डिवाइडेड बाय 1। इज दैट क्लियर? अगर आपको दूसरा बोला गया, समझो इट इज एन H2SO4, तो आप ज्यादा मत सोचो, कितने H प्लस निकालेगा वो 2। अब H2SO4 का मोलर मास जैसे कि मुझे पता है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दैट इज 98, हाइड्रोजन 1 सल्फर 32 ऑक्सीजन 16 करके कर सकते हैं, तो दैट इज 98। लेकिन उसने तो 2 H प्लस निकाले, मतलब उसकी बेसिसिटी 2 है, वो अपना न्यूट्रलाइजेशन के लिए 2 OH माइनस को सामने से बुलाएगा, सो आप 2 कर लेंगे, सो दैट इज 49। ओहो, अगर आप कहेंगे चलो सर NaOH की बात करें, हाँ बिल्कुल। अब देखो NaOH आयनाइजेशन में क्या निकालेगा, इसके ऊपर ध्यान दो, दैट इज एन OH माइनस, लेकिन कितना, एक ही। अब एक OH माइनस अपने न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितने H प्लस को बुलाएगा, एक H प्लस को बुलाएगा। इसके लिए बेस के केस में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, उसकी एसिडिटी, तो NaOH की एसिडिटी आएगी, और NaOH की एसिडिटी कितनी रहेगी, मतलब एसिडिटी इज 1, तो जितने OH माइनस निकले उतनी एसिडिटी। मुझे मालूम है NaOH का मोलर मास कितना है, 40 है, डिवाइडेड बाय 1 मोलर मास, दैट इज 40 इज इट्स इक्विवेलेंट वेट। आ गया आपको? अगर समझो आपको दूसरा कोई दिया हुआ है, चलो यहां पे कर देते हैं, दैट इज CaOH2, तो उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से। मतलब आप कहेंगे कि ओके सर, जितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, जितने OH दिखाई दे रहे हैं, उससे हम लोग उसका बेसिसिटी, एसिडिटी मतलब वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे और इक्विवेलेंट वेट कर लेंगे। मैं कहूंगा हाँ, लेकिन in case of the acids sometimes you need to be careful for finding the valency factor. Sometimes you have to take into consideration the structural aspect of the molecule also. जैसे अगर आप 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है तभी आप नहीं समझ पाएंगे, इफ यू आर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड स्टडी किए होंगे, सिर्फ ये 12th वालों के लिए है, H3PO4, H3PO3, H3PO2, तो वहां पे आपको ये देखना होता है कि कितने H प्लस आयनाइजेबल है, तो वहां से आप स्ट्रक्चर से लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के लिए बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा। तो इन दैट केस आई मीन आपको ऐसे मान लेना है HCl, H2SO4, HNO3, इनमें जितने भी, या फिर ये भी ले लो तो भी चलेगा, दैट इज H3PO4, जितने भी हाइड्रोजन है वो पूरे हाइड्रोजन आयनाइजेबल है और वही उनका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। वरना कुछ एसिड्स में आपको ये देखना पड़ता है कि कितने हाइड्रोजन आयनाइजेशन से निकलते हैं। ऐसे नहीं है कि हर हाइड्रोजन आयनाइजेशन से निकलेगा, तब आपको उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। तो अभी मैं वो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में नहीं, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। अभी हम लोग नॉर्मल इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हैं। चलो, तो ये तो समझ में आ गया आपको कि हाउ टू हैव द इक्विवेलेंट वेट फॉर द एसिड एंड बेस। अगर कोई सॉल्ट दिया है, तो सॉल्ट में आप क्या करो, वहां पे वो वैलेंसी फैक्टर क्या रहेगा, तो वैलेंसी फैक्टर जैसा कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखना, देन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू दैट इज अ मोलर मास ऑफ ए सॉल्ट डिवाइडेड बाय, आप क्या करो, कंप्लीट चार्ज और टोटल चार्ज बोलो, दैट इज अ टोटल चार्ज ऑन कैटायन। आप टोटल चार्ज ऑन कैटायन वो लगा दो, डिवाइड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन लगा दो, वो उसका क्या हो जाएगा, दैट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट। मैं आपको एक दो दिखाता हूँ, समझो आपको एक सॉल्ट दिया गया भाई, NaCl सॉल्ट है जिसका मोलर मास 58.5 है। अब यह 58.5 आप जानते ही नहीं जानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Na28, क्लोरीन इज 35.5। अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट वेट मुझे निकालना है। सो मोलर मास तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज 58.5 डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन अ कैटायन। अब देखो NaCl जो है, NaCl जब आयनाइज होता है तो मुझे एक Na प्लस और एक Cl माइनस देता है, लेकिन आप यहाँ पे देखो Na प्लस कितना चार्ज आया, +1 चार्ज आया है कि नहीं, सो देयरफॉर इट इज 1, तो वही उसका इक्विवेलेंट मास हो गया। लेकिन इसका मतलब है कि Na रिलेटेड कंपाउंड में ऑलवेज ऐसे करना, बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, अब और एक दिखाया जाएगा आपको, जैसे मेरे पास आया, समझो इट इज Na2CO3, सुनना Na2CO3, तो भाई Na2CO3 कैसे आयनाइज होता है, इट इज आयनाइजिंग एज 2Na प्लस CO3 2 माइनस, ये तो आपने देखा ही होगा। अब उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सो दैट इज अ मोलर मास ऑफ अ सॉल्ट, इसका मोलर मास देखो डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन द कैटायन। अब देखो कैटायन देखो, सोडियम है, सोडियम का +1 चार्ज है, ठीक है, लेकिन वो तो एक सोडियम का +1 चार्ज है, हमारे पास कितना सोडियम है, 2, तो यहाँ पे आपको 2 करना होगा डिवाइडेड बाय 2। क्या बात समझ में आई आपको?
और एक लिख के दिखाता हूं तो आपको ज्यादा शायद समझ में आए। समझो आपको एक और सॉल्ट दिया गया, समझो इट इज Al2, कोई भी ले लो, इट इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट, चलो Al2SO4 थ्राइस ऐसे ले रहा हूं। तो इसमें एल्यूमिनियम जो है वो कितनी वैलेंसी रखता है, +3, ठीक है बराबर है, मतलब उसका चार्ज तो +3। लेकिन जब आप उसको आयनाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो 2 एल्यूमिनियम है ना, सो दैट इज 2 एल्यूमिनियम 3+। अब देखो यहाँ पे, अब देखो, सो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट कैसा होगा, दैट इज अ मोलर मास ऑफ दैट सॉल्ट, जो भी आए वो डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज कितना होगा। तो एक एल्यूमिनियम का 3+, लेकिन ये तो आयनाइज्ड फॉर्म में तो 2 एल्यूमिनियम एक मॉलिक्यूल निकालता है, एक उसका फॉर्मूला यूनिट 2 एल्यूमिनियम निकालता है, सो दैट इज 2 3 6, तो आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 6 करना होगा। तो ऐसे सॉल्ट के इक्विवेलेंट वेट निकालने पड़ते हैं, ठीक है। एसिड बेस के लिए आप डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर कर लेंगे। अभी तो हम लोगों ने ऐसे लिया कि एसिड में जितने भी हाइड्रोजन है वही हाइड्रोजन आयनाइजेबल है, लेकिन कभी कभी स्ट्रक्चर में ध्यान में लेना पड़ता है, उसके लिए हम लोग एक अलग सा वीडियो लेके आएंगे। सो समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब आप कहेंगे कि सर ये नॉर्मलिटी में तो कुछ इक्विवेलेंट वेट वगैरह लाना है और थोड़ी तकलीफ वाली बात है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, समझो। अच्छा ठीक है, पहले मैं थोड़ा ग्राम इक्विवेलेंट की बात करवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा ग्राम इक्विवेलेंट आपको दिखा दिया जाए। अब तो सब कुछ हम लोग समझ गए। समझो आपको दिया गया कि भाई मी हैविंग HCl दैट इज इक्वल टू 3.65 ग्राम, ऐसे कुछ आपको HCl दिया हुआ है। आपको बोला गया कि भाई 3.65 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स है, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट। तो आप कहेंगे कोई इश्यू नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका जो मास जो दिया है, जो सोल्यूट का जो मास दिया है WHCl कर दो, WHCl डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। तो चलो WHCl आपको 3.65 दिया गया है, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, दैट इज अ मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। H में एक ही है, सो दैट इज m/1 और m इज अभी मैंने दिखाया 36.5, सो उसके ग्राम इक्विवेलेंट 0.1 हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आया। चलो और एक लेते हैं। समझो आपको बोला कि भाई H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, जहां पे मेरे पास H2SO4 का अमाउंट 4.9 ग्राम है। तो आप कैसे निकालेंगे उसके ग्राम इक्विवेलेंट, देखना ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 4.9 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर है ना, E इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। H2SO4 का मुझे मालूम है 98, उसका वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाय 2 है, सो दैट इज 49, सो दैट इज इक्वल टू 0.1। ये भी 0.1 ही आ गया। अब समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस तरह से आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ग्राम में दिया, अगर मोल में दे दिया तो आपको तो कंफ्यूज मत होना, उसके ग्राम इक्विवेलेंट लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो से लुक एट, क्या लिखा आपने, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, क्या लिखा आप लोगों ने, मास गिवन किसका, मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, इट्स मोलर मास, ऐसे आप लोगों ने लिखा हुआ है, दैट इज अ मोलर मास। ठीक है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, दैट इज अ मोलर मास। भाई करेक्ट और नॉट, इस तरह से आपने। और आपको बोला गया है कि समझो आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, जस्ट फाइंड आउट द ग्राम इक्विवेलेंट। कब, आपको जब मोल दिए हैं, सपोज यू आर गिवन विद अ मोल, तो ग्राम इक्विवेलेंट फ्रॉम मोल्स, ग्राम इक्विवेलेंट फ्रॉम दी मोल्स। अगर आपको मोल से लाने हैं ग्राम इक्विवेलेंट तो कैसे लाएंगे, तो लगाओ वो फॉर्मूला और दोनों को कंबाइन कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो देयरफॉर ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सी लुक एट दैट, mass of solute given, mass of a solute given divided by equivalent weight. Okay, so mass given, that is a mass given divided by equivalent weight। तो क्या होता है, equivalent weight कैसे लिखेंगे हम लोग, equivalent weight, अभी मुझे equivalent weight चाहिए, that is an equivalent weight है, corrections, sorry ये equivalent weight नहीं है, that is a gram equivalent। तो equivalent weight कैसे करेंगे, equivalent weight is equal to दैट इज अ मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो क्या होना चाहिए, दैट इज अ मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। लेट्स अज्यूम दैट दिस वैलेंसी फैक्टर इज अ x, तो डिवाइडेड बाय x कर दूंगा। सो देयरफॉर इट इज, लुक एट दैट, इट इज अ मास अपॉन मोलर मास, 1/x है, ये ऊपर चला गया, बट मास अपॉन मोलर मास इज अ मोल, सो दैट इज अ मोल इनटू x। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे आ जाएंगे कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर कोई आपको मोल देके रखे तो मोल के साथ में उसका वैलेंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेना। चलो एक मैं बताता हूं आपको। समझो आपको बोला कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम, आपको उसको 0.5 मोल देके रखे हैं, इट इज अ 0.5 मोल। आपको बोला गया उसका ग्राम इक्विवेलेंट लाइए, व्हाट आर द ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप फौरन कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितने मोल्स दिए हैं,
0.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आप कहेंगे उसका ग्राम इक्विवेलेंट 1 है। ये क्यों इतना ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है? तो वो एक लास्ट एक आपको पार्ट दिखा देता हूं कि व्हाई दिस ग्राम इक्विवेलेंट एंड सो द नॉर्मल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो आप लास्ट पार्ट मिस मत करना, बिल्कुल देख लो। देखो कोई भी रिएक्शंस ले लो, कोई भी रैंडम रिएक्शंस मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, समझो हाइपोथेटिकल रिएक्शंस a प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी, और आपको ऐसे दिया है समझो इट इज a प्लस 2b इक्वल टू सी। अब सुनना मेरी बात, आपको इस तरह से रिएक्शंस दिया हुआ दैट इज a प्लस 2b इक्वल टू सी। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि मोल्स जो है, मोल्स a के 1 है, इसके 2 है, तो मोल्स a और b के बराबर नहीं है, मोल्स a और b के बिल्कुल बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस में दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को चेक करेंगे, व्हेन यू कंपेयर द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द टू, यू विल फाइंड दैट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बोथ आर ऑलवेज 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 इक्वल। कोई भी केमिकल रिएक्शंस में दो कंपाउंड के ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज कैसे होने वाले हैं? इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द इक्वल, वो इक्वल ही होंगे दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट अलग अलग हो ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं, समझो अगर ये NaCl है, ओके, प्लस इट इज एन H2SO4, समझो NaCl और H2SO4 ऐसे रिएक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो NaCl और H2SO4 ऐसे रिएक्शंस करके फिर सॉल्ट बनाएंगे दैट इज Na2SO4 प्लस H2O वगैरह वगैरह, वो ठीक है, वो बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो हो सकता है कि दोनों के मोल्स अलग अलग आए, दोनों के मोल्स। देखो एक सीधी सी बात है, यहाँ पे जो सॉल्ट जो बनने वाला होगा वो Na2SO4 ही होगा, दैट इज Na2, तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, दैट इज ओके, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस प्लस H2 वगैरह होगा यहाँ पे। भाई समझ में आ रहा है? ओके, तो वो अलग बात है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि 2 मोल NaCl एक H2SO4 के साथ में जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके 2 मोल्स है, इसके 1 मोल, तो मोल बराबर नहीं है। लेकिन मैं उनको अगर ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूंगा तो लुक एट दैट, अब यहाँ पे मैं ग्राम इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, तो ग्राम इक्विवेलेंट कहता है कि मोल इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर, मैंने अभी दिखाया ग्राम इक्विवेलेंट इज अ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोल इनटू NaCl का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? दैट इज अ प्लस, सिर्फ एक NaCl में गिनना है, सो दैट इज अ +1, तो यहाँ पे +2 आ रहा है। ठीक है, या फिर आप 1 लिख लो, सो दैट इज अ 2। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? सो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, मोल तो ठीक है, लेकिन उसका देखो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 लेके आ रहा है, सो दैट इज अ 2, सो दैट इज अ 1 into 2, मतलब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। क्या याद रखना है? क्या इन द केमिकल रिएक्शंस मोल्स में भी डिफरेंट, बट द ग्राम इक्विवेलेंट्स आर ऑलवेज 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 इक्वल। दो रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज इक्वल ही होते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी केमिकल रिएक्शंस में उनके मोल डिफरेंट हो सकते हैं, एंड दैट्स द रीजन नॉर्मलिटी हैज अ बिट ग्रेटर इंपॉर्टेंस। लेकिन कौन सी मेथड कहां पे लगानी है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस कंसंट्रेशंस पार्ट।